हेलो। तो आज हमारा लेक्चर फिफ्थ होगा सेल थ्योरी का, जेनेटिक्स का, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। और आज हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। वैसे आपको मैं तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और सेल क्या होते हैं, सेल किससे बने हैं, तो आपको मैंने बता दिया। और आज मैं बताऊंगा आपको सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आज मैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं इस पर बात करूंगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स हैं क्या। ठीक, मैं आपको टॉपिक डाल लेता हूँ। पहले टॉपिक डाला हुआ है सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल ऑर्गेनल्स, सेल का ऑर्गेन। जैसे बॉडी का ऑर्गेन क्या काम करता है, बॉडी का ऑर्गेन क्या करता है, जो भी चीजें अंदर जा रही है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कैसे कर रहे हैं, ऑर्गेन हमारा काम कर रहा है। ऑर्गेन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं और हमारे शरीर को जीवित रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह सेल भी जीवित रहने के लिए ऑर्गेन की जरूरत होगी, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह सेल को भी अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। वो अंदर में जो काम होगा उस काम को करने के लिए किसका जरूरत है, ऑर्गन की। तो उसी को कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल में जो ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसके वजह से सेल जिंदा रहते हैं, जीवित रह पाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल को आप इसी तरह डिफाइन कर दोगे, एन ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन द सेल फॉर द डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क मैं बहुत बार बोला हूँ आपको, इसीलिए बोला हूँ क्योंकि वो तरह तरह के स्पेसिफिक फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स आप समझ गए क्या है। तो देखिए, कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल में पाए जाते हैं, उनका मैं नाम लिखता हूँ, अभी समझिएगा। जैसे पहला आपका आ जाएगा सेल ऑर्गेनल। सबसे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि वही जो कहते हैं ना, मतलब घर में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल ऑर्गेनल सेल का, वो क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर है, वो कंट्रोल करता है पूरा। ठीक है, सेल को कंट्रोल करता है और पूरे सेल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल कर, जितने भी अलग सेल ऑर्गेनल्स है न्यूक्लियस के बाद, उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। कब कौन काम करना है, ये काम कब होगा, ये चीजें कहाँ जाएगी, इसमें क्या बनेगी, ये कौन बनाएगा, प्रोटीन कौन बनाएगा, एनर्जी कौन बनाएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, जितनी भी चीजें होगी सेल ऑर्गेनल्स की, वो सारा डायरेक्शन कौन देगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो इस लिहाजे से हो गया। एक लिहाजे से और हो सकता है न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियस में जितनी भी जेनेटिक चीजें हैं, जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन है, डीएनए, आरएनए, सब कहाँ होती है, न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ है, डीएनए में। इंपॉर्टेंट कहाँ है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस जो है, सेल डिवीजन में भी न्यूक्लियस का ही काम आता है, वही बंटवारा करता है, तो हम दो जीव पैदा लेते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो उसी तरह ये हो गया न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा सेल ऑर्गेनल्स हमारा, सबसे पहले न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि यही डायरेक्शन देता है, यही दिशा दिखाता है दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को, कब कौन कहाँ क्या काम करना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट क्यों लिख देता हूं मैं, ये कंट्रोल करता है सेंटर एंड क्या, कंट्रोल ऑल अदर सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, एक तो सेंटर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल का। ठीक है, सेंट्राइज करते रहता है, मतलब घेरे में बनाया रहता है सबको कंट्रोल करके। और एक सेल ऑर्गेनल, जितने भी अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो उसी तरह न्यूक्लियस हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा आपका हो जाएगा, ये सब टॉपिक में अलग अलग लूंगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, फिर मैं आपको फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा कि न्यूक्लियस के कितने फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है, मोटी मोटी बात आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप समझ जाए कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है। ठीक, पहले आपको मैं सेल ऑर्गेनल्स बता दूंगा, तो आपको प्लांट सेल एनिमल सेल में बहुत अच्छा से डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। देखिए, डिफरेंस मेनली प्लांट सेल एनिमल सेल में इसी पे है, सेल ऑर्गेनल्स पे ही है, कि सेल ऑर्गेनल्स जो है वो कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है एनिमल सेल में और कौन से सेल ऑर्गेनल्स नहीं है प्रेजेंट एनिमल सेल में, उसी के हिसाब से डिफरेंस पैदा होता है। ठीक है ना, तो आपको और सेल ऑर्गेनल्स पता चल गया, सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन पता चल गए, तो क्या आपको नहीं पता चलेगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा, कौन सा नहीं होगा, आराम से पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले बता दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका राइबोसोम हो जाएगा,
फिर आपका क्या हो जाएगा, गोल्गी अपरेटस। फिर आपका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। ठीक है, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर आप ले लो वैक्यूल, वैक्यूल ले लो, और फिर ले लो आप लाइसोसोम। ठीक है, मतलब और भी चीजें हैं, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, और जो जगह नहीं बच रहा है तो मैं लिख रहा हूँ, नौवा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, पेरिक्सोसोम। पेरिक्सोसोम हो गया। ठीक है, और भी 14 सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आगे मैं जब जब टॉपिक लूंगा तो मैं आपको बताते चला जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप देख लीजिए, न्यूक्लियस को बता ही दिया, ये सेंटर है, कंट्रोल कर, सबसे पहले न्यूक्लियस आएगा सेल ऑर्गेनल्स में। ठीक है, तो ये क्या सेंटर है, कंट्रोल करता है, इतने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये मटेरियल यहाँ से कहाँ जाएगा, ये मटेरियल यहाँ से कहाँ जाएगा, कौन प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जितने भी चीजें हैं कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वाला न्यूक्लियस हमारा। न्यूक्लियस इसको डायरेक्शन देगा, कौन यहाँ जाएगा, कौन वहाँ जाएगा, कौन वहाँ जाएगा, कौन सी चीजें काम बनेगी, कौन सी चीजें नहीं बनेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेल ऑर्गेनल्स में। ठीक, तो न्यूक्लियस इसी में, न्यूक्लियस सब में रहेगा, जितने भी सेल है सब में, यूकैरियोटिक पर सब में न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन बाउंडेड नहीं रहेगा। किसमें, प्रोकैरियोटिक बाउंडेड नहीं रहते, न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं रहते, लेकिन उसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियर इन्वॉल्व रहता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें इन्वॉल्व रहता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन न्यूक्लियस रहता ही रहता है, क्योंकि डायरेक्शनल चीज है, ये डायरेक्शन देता है सबको, ये नहीं रहेगा तो सेल जीवित ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, सही तरीके से काम नहीं करेगा, डिवीजन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, यही सब चीज है। आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इनको। ठीक है, आपने सुना ही होगा, क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर का मतलब ये एनर्जी, मतलब एनर्जी देने वाला। ठीक है, तो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी अनाज हमारे अंदर जाता है, उनको ये तोड़ता है, फूड को ब्रेक करता है, और उसको यूजुअल फॉर्म में बनाता है, वो हमको एनर्जी ले सके, जैसे एटीपी के फॉर्म में बनाता है। मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा, ज्यादा है तो अंदर वाली बात, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपको ऊपर से बताऊंगा। ये जो है यूजुअल फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करता है, ताकि हम एनर्जी ले और रिलीज करे, ताकि हम वर्क कर सके। ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, कन्वर्ट करके। ठीक है ना, देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, देखिए यहीं से आपको डिफरेंस पता चलेगा, यहीं से क्लोरोप्लास्ट से एनिमल सेल, प्लांट सेल में। ये क्लोरोप्लास्ट देखिए, इसका फंक्शन क्या है, फूड बनाना। तो क्या एनिमल फूड बनाता है अपना, नहीं ना, बस हो गया, यहीं से क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल से क्लोरोप्लास्ट जो है किसमें प्रेजेंट होंगे, प्लांट में प्रेजेंट होंगे, इनमें नहीं प्रेजेंट होंगे, बस एक मोटा मोटी डिफरेंस यहाँ से आ गया। न्यूक्लियस होगा, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हाँ, कौन सी नहीं होंगे, क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, बस क्लोरोप्लास्ट को देख लेना, इनमें प्लांट सेल में टिक कर देना, नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, फूड बनाता है, इसमें प्लास्टिड रहते हैं। ठीक है, ग्रीन क्लोरोफिल रहते हैं, सारा चीज इसमें रहते हैं, ये ग्रीन नेचर का होता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका यूज होता है। ठीक ना, इसमें फूड बनता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा फूड बनता है, और ये प्लांट सेल में ही होगा। ठीक है, अब हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, देखिए राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, जो प्रोटीन बनेगा वो कहाँ बनेगा, राइबोसोम बनाएगा। और राइबोसोम आरएनए, इसमें आरएनए भी होते हैं, जो आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस जो होता है उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ, न्यूक्लियस में। ठीक है, आरएनए दो प्रकार के होते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए, आरएनए होते हैं राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ठीक है, तो इसमें राइबोसोम किसका काम करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। कौन कौन चीजें कहाँ होगी, कौन सी चीजें कहाँ होगी, इसका प्रोटीन बनाएगा, कोड बनाएगा कौन, ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, फिर जाके ये न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका कोड बना के सेल को डायरेक्शन देगा कि ये चीजें यहाँ होने वाली है, ये चीजें यहाँ होने वाली है। ठीक है ना, न्यूक्लियस का काम ये कोड बनाना, जेनेटिक कोड बनाता है वो। ठीक, अब ये देखिए गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपेटस क्या करेगा, सबसे पहले राइबोसोम के बाद क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रफ और
एक होते हैं स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, ये राइबोसोम चिपके होते हैं सतह पे। मैं आपको कल स्ट्रक्चर बताया था, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस पे जो है राइबोसोम चिपके होते हैं, राइबोसोम, ठीक है ना। और यहाँ से राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं और इसको रखते हैं, और ये क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है ना, ट्रांसफर करता है। और आपको पता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहते हैं राइबोसोम, और इनके साथ ही रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इनको ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। जो भी ये राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, और ये इसको क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, ठीक ना, डिलीवरी करता है, डिलीवरी का काम है इसका, ठीक है। तो डिलीवरी करेगा, जो भी प्रोटीन बनाया वो इसको डिलीवर करेगा सेल के अंदर ही, किसके द्वारा, एक पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है ना। और फिर आता है इसके बाद क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम समझ गए। जो भी राइबोसोम इस पे चिपका रहता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक। फिर देखिए गोल्गी अपरेटस आता है। गोल्गी अपरेटस एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग हुआ, ठीक ना। ये वेसिकल का निर्माण करता है। वेसिकल ना गोला, एक गोला होता है इस तरह का, एरिया होता है सेल का एरिया, ताकि सेल का जो अनयूजुअल प्रोडक्ट है वो इसमें छुपा रहता है। वैक्यूल, जैसे वैक्यूल बनता है, गोल्गी अपरेटस से वैक्यूल छुपाता है, ठीक ना, मतलब वैक्यूल बनाता है, मतलब इस तरह का निर्माण करता है वो, धीरे धीरे इसीलिए हमें रिलीज करता है, वो सीक्रेट करता है, ठीक है ना। तो वैक्यूल का निर्माण करता है ताकि उसमें अनवांटेड प्रोडक्ट आ सके, और जगह का साइज जो है, सेल का साइज जो है बढ़ता है। कौन? गोल्गी अपरेटस। तो इसीलिए जब प्रोटीन बनेगा तो इसको पैकेजिंग का जरूरत है। तो पैकेजिंग को देखिए, आप कोई भी चीज बनाते हैं उसको बाहर ट्रांसफर करते हैं, किस तरह, पैकेज करके, पैक करके। उसी तरह है वो जो प्रोटीन बनाएगा वो क्या करेगा, गोल्गी अपरेटस उसको पैक करेगा, एक पैकेज देगा, ताकि वो सेल के अंदर ही ट्रांसफर हो सके, ठीक ना। तो वो कौन करता है, गोल्गी अपरेटस का काम होता है। वो एक सिक्रेशन करता है ताकि वो प्रोटीन जो है हमारा, वो प्रोटीन एक पैकेजिंग में आ जाता है, ताकि वो सेल के अंदर डिलीवरी हो सके, कहीं भी कहीं जा सके, ठीक है ना। तो कौन काम करता है इसमें, गोल्गी अपरेटस का एक काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, ये वेसिकल का निर्माण करता है, ठीक है ना। वैक्यूल का निर्माण करता है कौन, वेसिकल का निर्माण करेगा तो क्या होगा, उसमें गंदगी आएगी, भरेगी, जगह का एरिया, सेल का एरिया ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो गोल्गी अपरेटस का काम समझ गए आप। अब आता है आपका वैक्यूल। वैक्यूल को मैं बता ही रहा हूँ, वैक्यूल में जितने भी अनवांटेड चीज रहते हैं वो वैक्यूल में रहते हैं। सेल का जो अनवांटेड चीज हुआ वो कहाँ रहते हैं, वैक्यूल में। वैक्यूल खुला सा रहता है, उसमें जितने भी गंदगी होते हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट, वो इस वैक्यूल में रहते हैं। वैक्यूल के बाद वो कहाँ जाता है, यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन के बाद, क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, बाहर, अंदर बाहर हो जाता है। और गोल्गी अपरेटस कहाँ पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पाया जाता है इसलिए क्या कि वो डिलीवरी का काम करता है, पैकेजिंग करके डिलीवरी का काम करता है, दोनों का काम करता है। वो पैकेज करके डिलीवरी का काम करता है, सिक्रेशन का, ऐसे जैसे पैक करेगा उस सेल मेम्ब्रेन के नजदीक रहेगा, ताकि वो बाहर ट्रांसफर, सेल के बाहर वो प्रोटीन ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना। तो समझ गोल्गी अपरेटस। अब आ जाता है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम का काम क्या है, आपको मैं फिर से बताऊंगा टॉपिक एक एक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एक टॉपिक लूंगा, क्लोरोप्लास्ट का एक टॉपिक लूंगा, फिर एनिमल से प्लांट सेल का एक टॉपिक लूंगा, ठीक है ना। पहले आपको मैं इसी तरह बता रहा हूँ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम भी देखिए एक सेल ऑर्गेनल्स है। और ये देखिए आपको मैं फंक्शन बताऊंगा तो आप समझ जाओगे एनिमल सेल में होगा कि प्लांट सेल में होगा। देखिए लाइसोसोम क्या करता है, जो भी भोजन होते हैं हमारे सेल में उसको रिसाइकिल करता है। जिससे भोजन नहीं रहा तो आपको भूख लगती है, किसके कारण, लाइसोसोम के कारण। ये डाइजेस्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। आपको अगर भोजन नहीं खा रहे हो तो नहीं कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा है, क्यों, इसी लाइसोसोम जो करता है, वो भूख नहीं है तो सेल को ही खाने लगता है, समझ रहे हो। लाइसोसोम ये सेल को ही खाने लगता है, क्यों, क्योंकि ये जो है फूड आता है उसको तोड़ने का काम करता है, पचाने का काम करता है। इसी लाइसोसोम अगर फूड नहीं है तो सेल की दीवार को ही, सेल वाल को ही, मेम्ब्रेन को ही खाने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा, और से ये इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सेल का सुसाइडल बैग, क्यों, क्योंकि वो सुसाइड करता है, सेल को मार रहा है खा खा के। एक सेल मरने से थोड़ी ना हम लोग मर जाएंगे, ये सेल एक सेल को मार देता है खा खा के, ठीक है ना। इसीलिए भूख लगने पे खाना खा लेना चाहिए, ठीक है ना। लाइसोसोम समझ गए, लाइसोसोम सुसाइडल बैग का काम है। आप समझ लीजिए कि लाइसोसोम कहाँ होगा हमारा, प्लांट सेल में होगा कि एनिमल सेल में होगा, कहाँ होगा, ये तो प्लांट सेल में होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो खाना खाते नहीं है, वो तो खाना बनाते हैं खुद से। तो ये कहाँ होगा, डाइजेस्ट कहाँ होगा, डाइजेस्ट कहाँ होता है खाना, एनिमल की प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। तो ये कहाँ होगा, एनिमल सेल में। तो देखिए दो चीज आपको पता चल गई प्लांट सेल में सेल का, एक तो क्लोरोप्लास्ट है, एक लाइसोसोम। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, और ये लाइसोसोम कहाँ होगा, एनिमल सेल में।
यहीं से आपको डिफरेंस एक चीज तो पता चल गई। अगर मेरा वीडियो अभी देखिएगा तो मैं अगला लेक्चर कर लूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा यूनिवर्सल प्लांट से में क्या डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू।